हेलो ऑल ऑफ यू। हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे जब हम कोई लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी लेते हैं तो वो पॉलिसी लेते वक्त हमने उस पॉलिसी का अमाउंट क्या तय करना चाहिए। जैसे कि मैं कहूं कि हमने अभी जितने भी क्वेश्चन पहले किए उसमें हम क्लेम कैलकुलेट करते थे कि लॉस ऑफ प्रॉफिट का क्या क्लेम होगा, लेकिन क्वेश्चन जब हम पढ़ते थे उस क्वेश्चन में हमको कहीं पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ होता था, तो वो पॉलिसी हम पहले लेते हैं तो पॉलिसी का अमाउंट कितना होना चाहिए वो चीज हमको यहां पे सीखना है। अब कैसे तय करा जाता है बेटा कि पॉलिसी हमें कितने की लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं करंट ईयर में हूं, आज करंट ईयर है, आज मेरा पहला साल खत्म होता है। ये साल खत्म हुआ तो मैंने ये साल में देखा कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, मेरा सेल्स कितना हुआ है, और मैं इस साल से मेरे को अंदाजा लगाता हूं कि आगे परफॉर्मेंस कैसा होगा और मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूं नेक्स्ट ईयर में। तो जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं नेक्स्ट ईयर में उस अमाउंट का क्या एक्सपेक्ट करते हो कि नेक्स्ट ईयर आपका नेट प्रॉफिट कितना रहेगा, आपके स्टैंडिंग चार्जेस कितने रहेंगे, तो आप नेट प्रॉफिट का इंश्योरेंस निकालोगे, आप स्टैंडिंग चार्जेस जो है उसका इंश्योरेंस निकालोगे, तो आप कितना नेट प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट करते हो, कितने स्टैंडिंग चार्जेस नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट करते हो, उस अमाउंट का हम लोग यहाँ पे इंश्योरेंस निकालेंगे। तो हमें यहाँ पे कोई क्लेम ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट नहीं निकालना है, हमें पॉलिसी लेने के पहले उस पॉलिसी का अमाउंट कितना होना चाहिए, तो वो कितना होता है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो नेक्स्ट ईयर में अपना नेट प्रॉफिट, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो नेक्स्ट ईयर में अपने स्टैंडिंग चार्जेस, उस चीज का हम उस अमाउंट का हम पॉलिसी निकालते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखते। सो मे टू, अभी आप कुछ लिखना मत, मैं आपको कहूंगा जब लिखना रहेगा, हर चीज आपको अच्छे समझ में आएंगी, बस पहले ध्यान से सुनिए। मई 2015 में क्वेश्चन आया, Mrs. Platinum Jewelers wants to take up a loss of profit policy for the year 2015. The extract of the profit and loss of the previous year ended 31st December 2014 is provided below. देखो उसने क्या किया बेटा, हमें उसने जानकारी दिया है फाइनेंशियल ईयर 2014 की, और हमें कहता है कि फाइनेंशियल ईयर 2015 की पॉलिसी लेना है। तो आपको 2014 की इंफॉर्मेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, और हमें 2015 के लिए पॉलिसी निकालना है। तो मैं देखूंगा कि मैं क्या 2015 में एक्सपेक्ट करता हूं कि कितना मेरा प्रॉफिट होगा, कितने मेरे स्टैंडिंग चार्जेस होंगे, और जो एक्सपेक्ट करूंगा उस अमाउंट का मैं इंश्योरेंस निकालूंगा। अब देखो 2014 की जानकारी हमको दिया है, अब समझना यहां पे हमको लिखा द एक्सट्रैक्ट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाट डू मीन बाय एक्सट्रैक्ट, ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि पूरी, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ठीक है। एक्सट्रैक्ट मतलब कुछ और इंफॉर्मेशन भी इसमें आ सकती है, ठीक है। ये पूरी कंप्लीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन और भी आ सकती है। तो देखते हैं अब हमको वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल 18,60,000, फिक्स एक्सपेंसेस वेजेस फॉर स्किल्ड क्राफ्टमैन 1,60,000, सैलरीज 2,80,000, ऑडिट फी 40,000, रेंट 64,000, बैंक चार्जेस 18,000, इंटरेस्ट इनकम 44,000, नेट प्रॉफिट 6,72,000। टर्नओवर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 25% नेक्स्ट ईयर। हमें एक्सपेक्ट कर रहे, हम तो आज यहाँ पे ना 2014 के एंड में यहाँ पे खड़े हुए, हम यहाँ पे खड़े हुए 31 दिसंबर 2014, हम यहाँ पे खड़े हुए बेटा, और हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2015 में क्या परफॉर्मेंस होगा, कितना नेट प्रॉफिट होगा, कितने स्टैंडिंग चार्जेस होंगे, और उस अमाउंट की हम पॉलिसी यहाँ पे निकालेंगे। तो हमें कहते हैं कि टर्नओवर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 25%। मैं हूं 2014 के एंड में, लेकिन अगले साल का सेल्स वो कहता है कि 25% एक्सपेक्टेड है कि 25% से सेल्स बढ़ेगा। फिर कहता है टू मीट द ग्रोइंग वर्किंग कैपिटल नीड द पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू अवेल ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज फ्रॉम देयर बैंकर्स एट द रेट 12% पर एनम इंटरेस्ट। द एवरेज डेली ओवरड्राफ्ट बैलेंस विल बी अराउंड ₹2 लाख। वो कहता है कि इसके अलावा 2015 में हम लोगों को अपनी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स रहती, कुछ डे टू डे खर्चे रहते,
तो हम बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेंगे और वो पूरे साल अराउंड 2 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग था, उस पे 12% पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट का खर्चा है वो 2014 में नहीं था, 2014 में वो खर्चा नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 2015 में होगा। उसके अलावा कहते हैं कि द वेजेस फॉर द स्किल्ड क्राफ्टमैन विल इंक्रीज बाय 20%, और अगले साल एक्सपेक्टेड है कि वेजेस का खर्चा 20% से बढ़ेगा और सैलरी का 10% से बढ़ेगा। इस साल जो आपको वेजेस और सैलरी दिया है, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है कि 20% और 10% से बढ़ेगा। ऑल अदर एक्सपेंस, बाकी सारे खर्चे विल रिमेन द सेम, बाकी सारे खर्चे एज इट इज रहेंगे। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन अप फॉर द करंट ईयर बाय मिसेस प्लैटिनम ज्वेलर्स। तो कहता है आप ये बताओ कि कितने अमाउंट की पॉलिसी हमने 2015 के लिए लेना चाहिए। अब आपको कुछ चीजें समझना होगा। पहले मैं 2014 की बात करता हूं। बेसिकली 2014 में हमको उसने पीएनएल अकाउंट यहां पे इंफॉर्मेशन दिया है। अब यहां पे वेरिएबल एक्सपेंस दिया और बेटा फिक्स एक्सपेंस। तो आप देख रहे हो वेजेस फॉर स्किल्ड क्राफ्ट में। अब कोई बच्चों के दिमाग में आ सकता है कि सर जो ये वेजेस यहां पे लिखा हुआ है आपने फिक्स एक्सपेंस क्यों माने। पहली चीज मैंने नहीं माना, वो इंस्टीट्यूट ने यहां पे लिखी, और वो क्यों लिखी वो भी मैं बताता हूं। वो वेजेस अगर लिखा रहता, सिर्फ वेजेस लिखा रहता, तो आप उसको वेरिएबल भी बोल सकते थे। भाई प्रोडक्शन होगा तो वेजेस लगेगा, तो वेरिएबल एक्सपेंस को आप वेजेस को आप वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बोल सकते, सिर्फ वेजेस रहता था। लेकिन यहां पे लिखा है वेजेस फॉर स्किल्ड क्राफ्ट में, जो स्किल्ड वर्कर है उनका वेजेस। अब लॉजिक लगाओ बेटा, अगर ये स्किल्ड वर्कर है, अगर मेरा आग लगी मेरे प्रीमाइसेस में और 6 महीने काम नहीं रहा, तो भी मैं चाहूंगा स्किल्ड क्राफ्टमैन, ये स्किल्ड वर्कर है, इनको पेमेंट दो। आप कहोगे क्यों सर, आप क्या काम नहीं हुआ, आप क्या 6 महीने आग लगी तो 6 महीने से आपका काम नहीं हो रहा है, रेनोवेशन का काम चल रहा है, वहां पे सेल्स नहीं हो रहा, बिजनेस नहीं हो रहा, आप क्यों ये वर्कर को अपने पास रखोगे, इनको निकाल देना सर। प्रोडक्शन नहीं हो रहा तो बोलना मैं क्यों वेजेस दूं। लेकिन ये कौन से वर्कर है, स्किल्ड है, स्किल्ड वर्कर है, अगर मैंने इनको वेजेस नहीं दिया तो हो सकता है ये मेरा काम छोड़ के कहीं और क्या काम करने लग जाए, और लेबर बहुत मुश्किल से मिलते, और ये तो स्किल्ड लेबर है। तो मैंने कहा मैं तुमको पेमेंट दूंगा, इवन दो मेरे यहां फायर हुआ या बिजनेस ठप भी रहा, कुछ काम बंद भी रहा, तो भी मैं आपको वेजेस दूंगा, क्योंकि कौन है, स्किल्ड क्राफ्टमैन। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने इसको फिक्स एक्सपेंसेस माना है। हमारा बिजनेस बंद भी रहा कुछ वक्त के लिए तो भी हम इनको पैसा देंगे, इसीलिए क्या माना बेटा, फिक्स एक्सपेंसेस। ओके, अब सबसे पहली चीज यहां पे हमसे कहता है कि सर नेक्स्ट ईयर जिस साल की आपको पॉलिसी लेना है उस साल में टर्नओवर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 25%। तो अगले साल में मेरा सेल 25% से बढ़ेगा, अगले साल में मेरा सेल 25% से बढ़ेगा। तो भाई इस साल का तो सेल्स बताओ ना, जब भी तो मैं बोलूंगा अगले साल का सेल्स कितने परसेंट से बढ़ेगा। अगर इस साल का सेल्स 1000 है तो अगले साल का सेल होगा 1250। लेकिन इस साल का सेल्स बताओ, यहां पे सेल्स की फिगर है क्या, वेरिएबल एक्सपेंस लिखा, फिक्स एक्सपेंस लिखा, इंटरेस्ट इनकम लिखा, नेट प्रॉफिट लिखा, आप बताओ क्या इसमें सेल्स की फिगर है क्या। सेल्स की फिगर इसमें दी हुई नहीं है, पहली चीज। अब बेटा मुझे अगर सेल्स की फिगर निकालना है, क्योंकि कहता है कि नेक्स्ट ईयर सेल्स विल बी ग्रोन बाय 25%। अरे भाई इस साल का तो सेल्स बताओ, जब भी तो बोलूंगा ना अगले साल का सेल्स कितना होगा, 25% ऐड करके। तो क्या मैं सेल्स की फिगर निकाल सकता हूं क्या, क्या मैं सेल्स की फिगर निकाल सकता हूं क्या बेटा। सेल्स की फिगर हमको 2014 का हम ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसमें जो बैलेंसिंग फिगर रहेंगी, उसमें जो बैलेंसिंग फिगर रहेंगी वो सेल्स की आ जाएंगी। इसीलिए यहां पे उसने एक्सट्रैक्ट लिखा, कंप्लीट नहीं है, कुछ छुपा हुआ है, तो सेल्स की फिगर हम निकाल सकते हैं। तो पहले बेटा, अब आप सबसे पहले इस पे हम चर्चा करेंगे सारी चीजों पे, लेकिन पहले हम सेल्स की फिगर निकालते हैं। तो आप जरा लिखो यहां पे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ended
31 दिसंबर 2014, ठीक है बेटा, 31 दिसंबर 2014। इसको ड्रॉ करिए आप 15 लाइन का, 15 लाइंस को ड्रॉ करो। ओके, 15 लाइंस का आप इसको ड्रॉ करेंगे। ओके, ठीक है बेटा, तो 15 लाइन का आप इसको ड्रॉ करो। ओके, एक और चीज ख्याल रखेंगे बेटा, जब हम कोई पॉलिसी की अमाउंट तय करते हैं तो हम वो जो एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा, उस अमाउंट की पॉलिसी निकालते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल हमारा नेट प्रॉफिट कितना होगा, और अगले साल हमारे स्टैंडिंग चार्जेस कितने रहेंगे। जितने भी आप स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड कराना चाहो उसका आप अमाउंट, जितना भी आप सारे स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योरेंस कराना चाहते हो तो एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड स्टैंडिंग चार्जेस आपका हम इंश्योरेंस निकाल लेते हैं, उतने की पॉलिसी अमाउंट रहती है। लेकिन जब मैं नेट प्रॉफिट तय करता हूं बेटा, तो नेट प्रॉफिट में ख्याल रखना कि ये जो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट है, व्हाट डू मीन बाय ऑपरेटिंग, आप समझते हैं। यहां पे इंटरेस्ट इनकम हमको कितना दिया है बेटा, 44,000 की इंटरेस्ट इनकम हमको दी हुई है। अब जरा आप खुद सोचो बेटा, 44,000 की इंटरेस्ट इनकम हमको दिया जरूर है बेटा, लेकिन सपोज मैंने रिलायंस कंपनी की डिबेंचर खरीद रखा हूं। किस कंपनी की डिबेंचर खरीद रखा हूं बेटा, रिलायंस कंपनी की डिबेंचर खरीदा, उस डिबेंचर पे मुझे इंटरेस्ट मिलता है। आज मैं पॉलिसी का अमाउंट तय करने जा रहा हूं, क्या वो इंटरेस्ट की इनकम, मेरा बिजनेस में सपोज यहां पे मेरे प्रीमाइसिस में आग लगी, 6 महीना बिजनेस बंद रहा, वो इंटरेस्ट की इनकम रुकने वाली है? वो इंटरेस्ट की इनकम को कोई फर्क नहीं पड़ता, आग आग लगे ना लगे, वो तो आपने इन्वेस्ट कर रखे हो, उस पे इंटरेस्ट आपको मिलते ही जाएगा बेटा। तो मेरे इंटरेस्ट की इनकम पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ने वाला आग से। तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। हम जब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना रहेगा, एक्सपेक्टेड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितने रहेंगे, उसकी हम पॉलिसी निकालते हैं, उतने अमाउंट की हमारी पॉलिसी रहती है, तो उतने अमाउंट की हम पॉलिसी निकालते। लेकिन कौन सा एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट, दैट एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट शुड बी ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आप नॉन ऑपरेटिंग इनकम आप नहीं लेंगे, क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कम, आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम अफेक्ट ही नहीं करेंगे आग लगने से। वो आपने डिबेंचर रिलायंस कंपनी खरीद रखे, वो इंटरेस्ट आपको आएगा ही बेटा। तो जब आप तय करते हो कि नेक्स्ट ईयर की पॉलिसी की अमाउंट कितनी होना चाहिए, तो जो आप एक्सपेक्ट करते हो, जो आप यहां पे जो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 2015 में मेरा 2015 में जो एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट जो रहेगा, एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट, इसकी मैं पॉलिसी निकालूंगा। ऐड जो मेरे क्या रहेंगे बेटा, इंश्योर्ड, जितने मैं कराना चाहता हूं, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, ये जो दो चीज है ना, इसकी मैं पॉलिसी निकालूंगा। इतना अमाउंट मेरे को दिखाना है कि एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना है, और नेक्स्ट ईयर का आपका आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि स्टैंडिंग चार्जेस रहेंगे। अब आपके ऊपर, आप पूरा कराना चाहते हो तो पूरा इंश्योर्ड करा लो। तो मैं यहां लिखता हूं कि सपोज मैंने कहा एक्सपेक्टेड स्टैंडिंग चार्जेस, तो इतने, ये दो चीज जो एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन ये नेट, इसका आप पॉलिसी निकालते हो। लेकिन ये नेट प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट होना बेटा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं होना मुझे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिट पे मेरे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। भाई मैंने रिलायंस कंपनी के डिबेंचर खरीद रखा एग्जांपल, उस पे जो इंटरेस्ट मिलना है वो तो मुझको मिलेगा ही ना बेटा। आग लगे या ना लगे, लग भी गई तो उसको क्या मतलब, नहीं लगी तो भी उसको मतलब, वो इंटरेस्ट आएगा। तो वो इनकम का मेरे को कोई पॉलिसी में मेरे फर्क, वो पॉलिसी में मैं कंसीडर नहीं करता। ओके, सो भाई सबसे पहले तो हमको यहाँ पे सेल्स निकालना है, फिर अपन देखते हैं कि अगले साल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो सारी चीजें बात की बात है। पहले मैं इस साल का सेल्स तो निकालू, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का सेल्स मेरा 2014 के कंपेयर में 2015 का सेल 25% से बढ़ने वाला है। तो यहां पे तो मेरे को 25% से मेरा 2015 का सेल्स बढ़ेगा। तो ये तो बताओ 2014 का सेल्स कितना है, 2014 का सेल्स कितना, मेरे को क्वेश्चन में दिया ही नहीं, तो मेरे को निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के।
अब आपके सामने बेटा वहां पे देखो एक्सपेंसेस दिए हुए, आप क्वेश्चन देखना। सबसे पहले वेरिएबल एक्सपेंस लिखे, वहां पे लिखो टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल 18,60,000। ये कौन से साल की बात कर रहे हैं बेटा? 2014 की, ठीक है, लास्ट ईयर, पिछले साल की। और 2015 की पॉलिसी अपने को निकालना, अपन बाद में तय करते, पहले सेल्स तो निकाले 2014 का। फिर आपको फिक्स एक्सपेंसेस दिया है, अब फिक्स एक्सपेंसेस एक एक करके। सबसे पहले वेजेस, हमने आपको बताया बेटा वेजेस फिक्स क्यों लिया, क्योंकि स्किल्ड है। 1,60,000। अभी मैं एक आपको पहले ही बता दूं, इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे गलती की है। आप बोलेंगे सर क्या गलती किया है? उसने खुद ही ने बोलना है, वैसे भी वेजेस फॉर स्किल्ड है तो आप फिक्स मानते हो उसको, क्योंकि स्किल्ड आप नहीं जाओगे छोड़ के जाता, आप उनको पेमेंट दोगे ही दोगे, काम हो या ना हो। इंस्टीट्यूट ने यहां पर तो बोला, कैसे गलती करते पता नहीं, फिक्स एक्सपेंस यहां तो बोला वेजेस फॉर स्किल क्राफ्टमैन फिक्स बोला। क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, सजेस्टेड आप देखेंगे उसके क्वेश्चन भी ये एग्जाम का क्वेश्चन है May 15 का, लेकिन उन्होंने जब आंसर लिखे इसका तो वेजेस को वेरिएबल माने, जो कि गलत है। आप खुद ही फिक्स बोल रहे हो क्वेश्चन में, सोल्यूशन में वेरिएबल मानते हो, ऐसा नहीं, खुद ही ने फिक्स बोले ना यहाँ पे। तो या तो फिर आप नॉर्मल वेजेस यहां पे लिखते तो मैं मान लेता वेरिएबल, आप बोल रहे भी वेजेस फॉर स्किल्ड, यहां पे सही फिक्स भी बता रहे हो और सोल्यूशन में उसको वेरिएबल लिखते हो, वो गलत है। तो जो सही है मैं वैसे ही करूंगा, और आप मैं जैसे करो आपको वैसे करना है, जो सही तरीका। वेजेस 1,60,000 आप पूरा लिख सकते हो, वेजेस फॉर स्किल्ड वर्कर्स 1,60,000। सैलरीज 2014 में कितना था बेटा? 2,80,000। ऑडिट फी 40,000। रेंट 64,000। बैंक चार्जेस 18,000। अभी जो मैं इसकी टोटल करूँ, बस इंटरेस्ट इनकम क्या उस पर बात करेंगे, पहले इसकी टोटल करो। 1,60,000 प्लस 2,80,000 प्लस 40,000 प्लस 64,000 प्लस 18,000, ठीक है, ये आ रही है हमारी 5,62,000। तो फिक्स ओवरहेड्स हमारे 5,62,000। ओके, अब आपको यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया है, वो इंटरेस्ट इनकम पे मैं आता हूँ। ये नेट प्रॉफिट जो दिया है वो कौन सा प्रॉफिट है, लेकिन टोटल प्रॉफिट। 2 मिनट रुकना है, यहाँ पे लिखना मत अभी एकदम से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आप बोलेंगे सर हाँ क्वेश्चन में दिया है ना हमें प्रॉफिट 6,72,000, ये टोटल प्रॉफिट हुआ 6,72,000। 2 मिनट रुकना, पहले देखना मैं क्या करूं, उसके बाद लिखना आपने। बाय नेट प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। ओके, बाय इंटरेस्ट इनकम क्वेश्चन में दी है, लेकिन जो इंटरेस्ट इनकम है बेटा कौन सी इनकम है आपकी? नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ये दिया है 44,000, ठीक है। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितनी बेटा? 44,000। अब समझो, मैं अगर क्वेश्चन देखता तो वहां पे मुझे नेट प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, और ये नेट प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट जो आपकी कंपनी का पिछले साल था, पिछले साल मेरा प्रॉफिट था 6,72,000। कितना प्रॉफिट था बेटा? 6,72,000। अब इस 6,72,000 में से 44,000 ऐसा इनकम है जो कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो 6,72,000 माइनस 44,000, ये तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ 6,28,000। ये कैसे निकाला मैंने? 6,72,000 माइनस 44,000, तो ये मेरा कितना है? 6,28,000। तो यहाँ पे 6,72,000 टोटल। आप कहोगे सर आप भी क्यों कर रहे हो, क्यों अलग से ऐसा बताया आपने? दिस इज 672, आप ऐसा क्यों अलग से बता रहे हो? अब आप यहाँ पे मैंने लिखा 6,28,000
तो मैं को इसकी ऐड करूंगा, वहां पे बैलेंसिंग फिगर सेल्स आ जाएगा मेरा। अब आप बोलेंगे सर आपने ऐसा क्यों बताया, साथ में इंटरेस्ट इनकम को यहाँ बताया तो बैलेंसिंग फिगर आ जाता। मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ये जो आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है बेटा, ये आप जब पॉलिसी के अमाउंट तय करते हो तो इसको कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये मेरे आग लगने से मेरा बिजनेस डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन इंटरेस्ट इनकम मेरे को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो आगे चल के मेरे को ऐसा प्रॉफिट चाहिए था जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए था मुझे, तो मैंने जान के इसको इस पीएनएल अकाउंट को दो पार्ट में बांटा कि जो ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग वाला पार्ट था उसको यहां पे बताया। तो टोटल प्रॉफिट है 672, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 44, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो 6,28,000, मतलब 18,60,000 प्लस 5,62,000 प्लस 6,28,000 जो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। तो यहां पे आता है आपका 30,50,000। तो यहां पे हमें पता चला सेल्स, और ये जो सेल्स आया ये बैलेंसिंग फिगर है 30,50,000। तो हमने सेल्स की फिगर निकाली। अगर सपोज मैं इसको दो पार्ट में नहीं भी बांटता बेटा, और यहां पर अगर इसको टोटल ये बीच का पार्ट हटा भी दो तो भी मेरा वो बात 30,50,000 आ जाता था, लेकिन मैंने इंटेंशनली दो पार्ट में बांटा क्योंकि आगे चल के मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग चाहिए था, इसीलिए मेरे को यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता चल गया 6,28,000। टोटल 672 था, लेकिन 44,000 नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। जब हम पॉलिसी का अमाउंट तय करते तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। इतना लिखेंगे बेटा, क्यों नहीं करते ये भी आपको बताया मैंने। ओके ओके बेटा, चलो अब इसके नीचे अब आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना मुझे, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। आप पूरा लिख लेना ISC। व्हाट इज ISC? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। पिछले साल मेरा 2014 में प्रॉफिट 672 था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना? 628। तो 628 मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। अब ये नहीं बताया कि फिक्स एक्सपेंसेस जो स्टैंडिंग चार्जेस 562 है, इसमें कितने इंश्योर्ड थे। तो हम यही अज्यूम करेंगे, जब कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में हमेशा ये अज्यूम करना है कि पूरे के पूरे स्टैंडिंग चार्जेस आपके इंश्योर्ड थे। तो आउट ऑफ 562 पूरा 562 आपका इंश्योर्ड था, हम यही मानेंगे। तो 5,62,000 हमारा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस था पिछले साल। पिछले साल सेल्स कितना था बेटा? 30,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। 6,28,000 प्लस 5,62,000 डिवाइडेड बाय 30,50,000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आता है हमारा 39.01639। राउंड ऑफ में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ठीक है चलो 39.01639%। इसका मीनिंग क्या होता है ये बताओ हमको, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि 2014 में जो सेल्स हुआ उस सेल्स में जो ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस टोटल सेल में रिप्रेजेंट करते 39.01639%। इतना रिप्रेजेंट करते क्या? ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस पूरे सेल का 39.01639% है। ओके, अब आप इसके बाद नीचे लिखो अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन। मैं नेक्स्ट स्लाइड में लिखता हूं, ठीक है। आप इसके नीचे लिखो अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब फॉर 2015। अब 2015 की हमको कितने की पॉलिसी हमको लेना चाहिए? तो आपने पहले बता 2015 में एक्सपेक्टेड टर्नओवर कितना है। हमने क्या एक्सपेक्टेड टर्नओवर 2015 में, इस साल कितना हुआ 2014 में बेटा?
30,50,000 था, तो 30,50,000 इस साल का सेल्स था। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर ये सेल्स हमारा बढ़ेगा, कितने परसेंट से बढ़ेगा? 25% से, 25% से बढ़ेगा। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे 30,50,000 प्लस 25%, सो नेक्स्ट ईयर इट एक्सपेक्टेड टू बी 38,12,500, 38,12,500 ये आप एक्सपेक्ट करते हो नेक्स्ट ईयर। अब क्या हुआ कि मैं अगर कहता हूं कि ग्रॉस प्रॉफिट, आप कहते हो कि सर 38,12,500 एक्सपेक्टेड सेल है 2015 में, इसका अगर मैं 39.01639% निकालूं, जो हमने भी जीपी रेशियो निकाली, सो 38,12,500 मल्टीप्लाई बाय 39.01639%, तो ये आता अमाउंट मेरा 14,87,500। इसका मीनिंग बताओ क्या होता है? मीनिंग निकालना आना चाहिए बेटा कि आप 2015 में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सेल होगा 38,12,500, उसका आपने जीपी रेशियो लिखे 39.01639%, उसमें से आपने वो अमाउंट निकाले जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब जो सेल 38,12,500 में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, उसमें से मेरा 39.01639% रिप्रेजेंट करेगा ऑपरेटिंग नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। कैसे निकाला? ये जीपी रेशियो यहां से निकाले थे ना। इसका मतलब ये होता है कि सेल्स में आपका कितने परसेंटेज नेट प्रॉफिट है और कितना इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है। तो 2015 में आप इतना सेल एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसको मैंने जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करा, मतलब आप अगले साल उम्मीद कर रहे हो कि 14,87,500 जो आ रहा है, दिस अमाउंट रिप्रेजेंट द नेट प्रॉफिट एंड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इन सेल। ठीक है, इतना आपने एक्सपेक्ट कर। तो आप बोलेंगे सर इतने की पॉलिसी निकाल लो। आप नहीं तो कहते कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी जो रहती है एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड स्टैंडिंग चार्जेस, तो ये वही तो है बेटा, ये वही तो है एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड स्टैंडिंग चार्जेस। कैसे वही है? क्योंकि ये जो आपने परसेंटेज 39.01639% निकाले, ये आपने फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, वही आपने फॉर्मूला लगा के परसेंट निकाले। अब अगले साल अब इतना सेल एक्सपेक्ट करो, उसमें परसेंटेज से मल्टीप्लाई करे, तो दैट इज एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेक्टेड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब आप कहोगे सर एक्सपेक्टेड 2015 में इतने की पॉलिसी निकाल लो। मैं कहता हूं आप सही कह रहे हो, लेकिन इसके अलावा बेटा और कोई भी स्टैंडिंग चार्जेस एडिशनल आने वाले 2015 में, तो उसकी भी मैं इसके अलावा उसकी भी पॉलिसी निकालूंगा। एक्स्ट्रा स्टैंडिंग चार्जेस, एक्स्ट्रा स्टैंडिंग चार्जेस, तो अगले साल कुछ एक्स्ट्रा और स्टैंडिंग चार्जेस होने वाले हैं, उसकी भी पॉलिसी निकाला मैं 2015। मैंने कहा कौन सा? तो पहला हमने लिखे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। तो हमें क्वेश्चन में कहा कि हमने 2 लाख रुपए का ओडी पूरे साल में आउटस्टैंडिंग रहा, 12% इंटरेस्ट है, मतलब 2015 में मुझे ये 2 लाख रुपए पे 12% देना होगा, तो वो आता है 24,000। इनर कॉलम में लिखेंगे 24,000 रुपए। अच्छा, और कुछ एक्स्ट्रा देना है क्या अगले साल? मतलब हाँ, वो कहता है कि अगले साल वेजेस जो है वो भी मेरे को 20% एक्स्ट्रा लगेंगे। अच्छा, तो इस साल वेजेस कितना था आपका? मैंने कहा इस साल वेजेस था हमारा 1,60,000, तो 1,60,000 वेजेस था। अगले साल 20% एक्स्ट्रा वेजेस लगेंगे। अच्छा, तो 1,60,000 और 20%, तो ये हो गया 32,000। अगले साल सैलरी जो इस साल 2,80,000 है, अगले साल एक्स्ट्रा लगेंगी 10%, तो कितना होता है? 28,000, 28,000। ओके, तो 24,000 प्लस 32,000 प्लस 28,000, तो अगले साल एक्स्ट्रा खर्चे कितने होंगे स्टैंडिंग चार्जेस के? 84,000। तो हम उसकी तो निकालेंगे, जो अगले साल और एक्स्ट्रा खर्चे एक्सपेक्ट कर रहे 84,000, इसकी भी पॉलिसी हम निकालेंगे। सो टोटल अमाउंट ऑफ पॉलिसी विल बी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 84,000 plus 14,87,500, this come 15,67,500
71,500, 15,71,500 इतने अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन, इतने की हम पॉलिसी लेंगे। ओके तो आपको ये देखना ठीक है, ये जी इसमें तो हमारा क्या नेट प्रॉफिट, आपने जब ये जीपी रेशियो से मल्टीप्लाई करे सेल जो एक्सपेक्ट करो, मतलब इसे नेट प्रॉफिट इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आ गया, लेकिन उसके अलावा आपके कुछ और स्टैंडिंग चार्जेस है, तो ये एक्स्ट्रा दो अगले साल होने वाले 84 की, तो उसकी भी हम पॉलिसी निकालेंगे, तो टोटल हम इतने की पॉलिसी निकालेंगे। ओके तो ये रहा बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 24। नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे आ रहे, तो अपन ने किए क्या पहले समझ लो, एक और बार कहता हूं। अच्छा आपने बोलेंगे सर ये क्यों आपने अलग करा था, देखो मैंने यहाँ पे 6,28,000 लिखा, मैंने ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिखा ना, टोटल प्रॉफिट 672 था, 6,72,000 था, लेकिन 44 हमारे कोई काम का नहीं है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आग लगे ना लगे वो इनकम तो होंगी हमारी। अब आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो आपने यहाँ पे एक सेकंड सेल्स निकाले बेटा, फिर आपने जीपी रेशियो निकाले, उसमें नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस आ गया, अगले साल इतना आप सेल्स एक्सपेक्ट कर तो उसे जीपी रेशियो मल्टीप्लाई करे, उसके अलावा ये एडिशनल खर्च और होंगे नेक्स्ट ईयर तो उसको ऐड करे, तो टोटल इतने की आप पॉलिसी निकाल लो। ओके नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 25। नवंबर 2015 में आया था बेटा, आज ये सेशन के बाद आप प्रैक्टिस ड्रिल में पता है कौन से क्वेश्चन करोगे, अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन, अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन के आपको क्वेश्चंस दिए हुए वो आप सॉल्व करेंगे। ठीक है पहले तीनों मेरे को करने दो, 3 क्वेश्चन है इसमें, ये सारे क्वेश्चन अभी के करने दो, फिर आपको करना रहेगा। ओके क्या रूल है अपना, क्या मंत्र है बेटा, अच्छा फर्स्ट अटेम्प्ट में अकाउंट्स में 75-80 प्लस लाने का, रोज का रोज पढ़ो, आज वीडियो देखे आज का आज पढ़ो, आज जो क्वेश्चन करा आज उसको करो, रोज का रोज करो। नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने के पहले प्रैक्टिस ड्रिल पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, नेक्स्ट चैप्टर आप शुरू करोगे उसके पहले प्रैक्टिस ड्रिल आपके चैप्टर की खत्म हो जाना चाहिए, ये आप एटीट्यूड लगा अपना बना लो, आप देखो क्या बेहतरीन मार्क्स लाओगे फिर अकाउंट्स में। ठीक है बस मेरी सुनते जाओ आप और आपको आराम से हर चीज हो जाएगी बेटा। ओके नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25। A trader intends to take a loss of profit policy with an indemnity period of 6 months. However, he could not decide the policy amount. From the following details, suggest the policy amount. मतलब हमको इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा है बेटा, पॉलिसी अमाउंट उसे निकालने के लिए पूछा। टर्नओवर इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल टर्नओवर कितना था हमारा, पिछले साल का टर्नओवर था 6,75,000। स्टैंडिंग चार्जेस इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, पिछले साल स्टैंडिंग चार्जेस कितने थे, 1,14,750। नेट प्रॉफिट अर्न इन लास्ट ईयर वाज 10% ऑफ टर्नओवर एंड द सेम ट्रेंड इज एक्सपेक्टेड सब्सिक्वेंट ईयर। मतलब इस साल कहता है, पिछले साल वो कह रहा है पहले तो जो आपका सेल्स हुआ था तो उसका 10% नेट प्रॉफिट था, तो 6,75,000 का 10% होता है 67,500। तो जो भी आपका सेल्स हो रहा है उसका 10% आपका नेट प्रॉफिट हो रहा है। और हम ये नेट प्रॉफिट को ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही मानेंगे ना, वो तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम देता है तो मेरे को अलग करना पड़ता है, तो मैं ये 67,500 को ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही मानूंगा। तो मेरा पिछले साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 67,500, पिछले साल स्टैंडिंग चार्जेस से 1,14,750। मुझे क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि 1,14,750 इंश्योर्ड था कि अनइंश्योर्ड था, या कितना इंश्योर्ड था और कितना अनइंश्योर्ड था, तो कुछ नहीं बोला, तो हम यही मानेंगे कि 1,14,750 इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस थे, हमेशा यही माने, कुछ नहीं बोला स्टैंडिंग चार्जेस के बारे में, तो हम क्या मानेंगे, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस थे। अब ठीक है, तब वो कहता है कि इंक्रीज इन टर्नओवर एक्सपेक्टेड, नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 30% हमारा क्या रहेगा बेटा, 30% हमारा सेल्स बढ़ेगा। ओके नाउ टू अचीव एडिशनल सेल्स ट्रेडर हैज टू इनकर एडिशनल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹42,500। अगले साल 42,500 के हमारे एडिशनल एक्सपेंसेस भी होंगे, हम उन एडिशनल एक्सपेंसेस को यही अज्यूम करेंगे कि वो फिक्स नेचर के। ठीक है वन बाय वन, पहले तो आप मेरे को बताओ कि जीपी रेशियो क्या है, व्हाट जीपी रेशियो रिप्रेजेंट इन लॉस ऑफ प्रॉफिट, कि आपके सेल्स में कितने प्रतिशत नेट प्रॉफिट है और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये रिप्रेजेंट करता है। तो पिछले साल की इंफॉर्मेशन दी है, उसके बेसिस पे पहले तो जीपी रेशियो निकालो, लिखो आप वहां पे लास्ट ईयर
ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट कितना था हमारा 67,500। कैसे कैलकुलेट करें बेटा, 6,75,000 का 10%, 67,500 प्लस स्टैंडिंग चार्जेस है 1,14,500, 1,14,750। तो आपने इंश्योर्ड क्यों कह दिए, क्वेश्चन में तो नहीं बोला, तो वो कुछ नहीं बोला तो हमने अज्यूम करे कि वो स्टैंडिंग चार्जेस हमेशा चैप्टर में याद रखना, वो बोला नहीं, उसने इंश्योर्ड अनइंश्योर्ड है तो आपने उसको इंश्योर्ड ही मानना, ठीक है। सेल्स कितना था पिछले साल, 6,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100, बताओ कितना आ रहा है, 67,500 प्लस 1,14,750 डिवाइडेड बाय 6,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आता है 27%। मीनिंग बताओ बेटे 27% का मीनिंग क्या होता है। इसका मतलब पिछले साल के सेल्स में 27% जो है वो नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है। तो सेल्स का 27% नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस था, ठीक है। अब आते कमिंग ईयर में आपको पॉलिसी लेना है, तब देखो इसके नीचे लिखो अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन। तो आपका एक्सपेक्टेड टर्नओवर कितना अगले साल का, एक्सपेक्टेड टर्नओवर नेक्स्ट ईयर का, मैंने कहा इस साल सेल था 6,75,000, अगले साल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 30% से सेल बढ़ेगा, कर रहा हूं मतलब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूं, ये बोला उसने क्वेश्चन में। तो अगले साल एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि सेल 30% से बढ़ेगा, 6,75,000 प्लस 30%, तो अगले साल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरा सेल्स होगा 8,77,500 का सेल्स होगा, ठीक है भाई। हमने क्या है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमने निकाले, हाँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो हमने निकाले, तो वो बोलता है कि हमारा अगले साल का सेल, नेक्स्ट ईयर का सेल एक्सपेक्ट करें 6,77,500 का है, उसमें बेटा 6,77,500 का नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड सेल है, उसका 27%, अभी जीपी रेशो निकाले ना, उसका 27% ग्रॉस प्रॉफिट, उसका 27% जो है वो रिप्रेजेंट करता है बेटा, क्या रिप्रेजेंट करता है आपका 2,36,925, उसका 27% ये रिप्रेजेंट करता है बेटा 8,77,500 का 27% ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड सेल है उसमें कितने प्रतिशत नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एक्सपेक्ट करते हैं। हम कहते हैं 2,36,925, ये तो आपने लिख लिए बेटा। तो ये जीपी रेशियो बता रहा है कि एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट कितना है और एक्सपेक्टेड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, वो दोनों का मिला के 236,925 आता है नेक्स्ट ईयर का। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ और कोई एडिशनल खर्चे मिला, हाँ एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस, एडिशनल स्टैंडिंग चार्जेस। अब यहां पे मैं कुछ नोट लिखा के दूंगा, अगले साल आपके एडिशनल खर्चे कुछ होने वाले 42,500 के, तो इसके अलावा मेरे 42,500 के जो एडिशनल खर्चे होंगे उसका भी इंश्योरेंस निकालूंगा। सो 2,79,425 अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन, इस पे लिख लो नोट 1, मैं इस पे एक नोट लिखा देता हूं। अब अगले साल जो एडिशनल एक्सपेंस होंगे 42,500 के, ये नहीं पता कि वो फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, तो हमने उसको फिक्स माने ना, एडिशनल और फिक्स खर्चा होने ही वाले। तो आप यहां पे लिख लो एडिशनल नोट 1 नीचे, एडिशनल एक्सपेंसेस
an additional expenditure of rupees 42,500 consider as स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब बेटा फिक्स्ड। तो आपने फिक्स जो होने वाले इसलिए उसका भी निकालेंगे। वेरिएबल रहते तो फिर क्यों निकालते, फिर वो नहीं होंगे। ठीक है, तो फिक्स्ड है, लेकिन फिक्स लेना ही ज्यादा है क्योंकि यहाँ बोला उसने टू अचीव एडिशनल सेल्स ट्रेडर हैज टू इनकर एडिशनल एक्सपेंडिचर। नहीं, सेल्स बढ़ाने के लिए खर्चा करना जरूरी है, लेकिन वो हो सकता है कि प्रोडक्शन इनपुट आप रॉ मटेरियल ज्यादा आ रहा है। एनीवेज वो वेरिएबल हम वहां पे साफ साफ नहीं लिखा है कि वेरिएबल है क्या फिक्स है, हमने उसको फिक्स माने, फिक्स स्टैंडिंग। तो आप पॉलिसी किसकी लेते हो बेटा, नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, फिक्स जो रहते हैं फिक्स्ड। तो फिक्स जो पहले के 27% में तो आ गया, तो इसके अलावा कुछ और होंगे तो आपने ऐड किया। ओके ओके एक और चीज यहां पे याद रखना बेटा, ये जो लिखा है ना 1,14,750 assumed to be insured standing charges। यहां पे सिर्फ स्टैंडिंग चार्जेस लिखा, assumed to be insured standing charges, कुछ बताया नहीं है कि इंश्योर्ड है अनइंश्योर्ड है, तो हमेशा यही मानेंगे कि वो क्या आएंगे, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है। ओके सिंपल क्वेश्चन है। चलो नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 26। बेटा बहुत ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को, जो मई 2016 में आया। ठीक है, यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड में एक गलती की है, मेरे हिसाब से वो करेक्ट नहीं है, मगर मैं आपको मेरा ओपिनियन बताऊंगा और जो करेक्ट तरीका हम वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनो। कैसा होता है, हम लोग जो यहाँ डिस्कस करते और जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल सजेस्टेड आंसर में दिया है 99.99% वो सेम ही रहेगा, लेकिन कभी कभार हो सकता है कि हमें और इंस्टीट्यूट के में डिफर कर रहा है, क्योंकि अजम्पशन, जैसे फॉर एग्जांपल बेटा अगर आपको डेप्रिसिएशन की मेथड ही बोला नहीं, चार्ज डेप्रिसिएशन 10%, बट वी डोंट नो 10% कैसा है, एसएलएम के डब्ल्यूडीवी, तो दिया नहीं है कि एसएलएम से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे डब्ल्यूडीवी से। अगर 10% लिखा तो किसी ने एसएलएम से कर लिया होगा तो वो भी सही है, किसी ने डब्ल्यूडीवी से करा तो वो भी सही, मगर आप अजम्पशन लिखो वहां पे कि इट इज अज्यूम दैट दिस 10% ऑफ डेप्रिसिएशन इज बाय डब्ल्यूडीवी मेथड। तो आपने जो ट्रीटमेंट दिए और क्वेश्चन उसके बारे में जानकारी पूरी तरीके से नहीं दिया, तो आपने क्या सोचे, अपना अजम्पशन वहां पे लिखना चाहिए। ठीक, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि स्टैंडिंग, ये जो आपके स्टैंडिंग चार्जेस, ये जो एडिशनल एक्सपेंस हुए उसको आपने फिक्स नेचर का माने, क्या कंसीडर किए। ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से एक एक चीज अच्छे से समझेंगे। ए फर्म हैज डिसाइडेड टू टेक आउट ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी फॉर द ईयर 2016 एंड गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द लास्ट अकाउंटिंग ईयर 2015। वही बात 2015 की हमको जानकारी दिया है और वो पूछता है कि 2016 की पॉलिसी निकालना है, 2015 की हमको जानकारी दिया है बेटा, और हमको क्या कह रहा है कि 2016 की पॉलिसी निकालना है, तो कितने की पॉलिसी निकालना चाहिए। यहां पे उसने दिया है बेटा वेरिएबल एक्सपेंडिचर, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ₹14,20,000, स्टैंडिंग चार्जेस ₹1,50,000, नेट प्रॉफिट ₹80,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ₹2,500 और सेल्स कितना दिया आपको ₹18 लाख। Compute the sum to be insured in each of the following alternative cases showing the anticipation for the year 2016। अब क्या होता है, नेक्स्ट ईयर का आपने पिछले जो दो क्वेश्चन किया, आपको बोलता है कि सेल्स 30% से बढ़ेगा एंड ऑल। यहाँ पे से अलग अलग सिचुएशन ए से लेके एफ तक, मतलब 6 अलग सिचुएशन है। तो अपन जब सॉल्व करेंगे बेटा, आपको 6 अलग अलग सिचुएशन में ए बी सी डी ई एफ 6 अलग अलग तरीके से करना है उसको। तो इसको मैं बाद में पढ़ता हूँ, अलग अलग है, पहले इसी को पढ़ेंगे, इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, फिर मतलब आपको जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में करे उसको 6 बार करा, मगर घबराओ मैं कॉलम बना दूंगा ए बी सी डी एफ तक, तो वो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। तो इसको अपने 6 पॉइंट अलग अलग सेपरेट पॉइंट है, इसको डिस्कस एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी होना चाहिए वो निकालेंगे। अब कुछ चीजें बेटा अपने दिमाग में अच्छे से यहाँ बैठाओ पहले, कि उसने जो यहाँ पे जानकारी दिया मेरे को, उसने बोलेंगे सर वेरिएबल एक्सपेंस दिया 14,20,000, स्टैंडिंग चार्जेस
1,50,000, नेट प्रॉफिट 80,000, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ₹2,500 और सेल्स दिया 18 लाख। तो बोलेंगे सर सब तो दिया है, सेल्स दिया है, वेरिएबल दिया है, फिक्स दिया है, प्रॉफिट दिया है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम दिया है, आपको और क्या चाहिए? गलती ये हो गई इंस्टीट्यूट से कि अगर मैं इसकी सब दिया अगर आप बोलते हो तो ठीक है, फिर आपका मैच हो जाना चाहिए, प्रॉफिट भी दिया ना, प्रॉफिट भी दिया, नॉन ऑपरेटिंग भी इनकम दिया, सेल्स भी दिया, वेरिएबल भी दिया, फिक्स भी दिया। बनाओ ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, लिखो सब। मैच होता क्या बताओ मेरे को? मैच ही नहीं हो रहा है। मैच होना चाहिए था। मैच अगर आपने लिखे यहाँ पे तो मैच होना चाहिए था ना बेटा। तो ये मैच नहीं हो रहा, आप क्या करेंगे? अगर आप एक चीज है कि वो जो मैच पहले तो आप बनाओ, तो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है? तो मैच अगर नहीं हो रहा है तो एक चीज है, उसको आंख बंद करो और इग्नोर कर दो, क्योंकि वो ये सही नहीं है। क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग पेन सब जानकारी दी है, ट्रेडिंग पेनल बना के देखो, चलो अपन बनाते, फिर अपन आगे की बात करते, ठीक है? मैं मैच नहीं हो रहा तो गड़बड़ है ना। अब आप बनाओ, पहले लिखो वर्किंग नोट। फर्स्ट, trading and profit and loss account for the year ended 2015। आपने तो सब जानकारी क्वेश्चन में दी है तो ठीक है भाई, मैच हो जाना चाहिए ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ड्रॉ करो आप 10 लाइन का। टेन लाइन्स को ड्रॉ करेंगे बेटा। ओके, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2015 का, ठीक है? अब जो इन्फॉर्मेशन दी बेटा, इसको 10 लाइन्स का आप ड्रॉ करो, ठीक है? अब देखते क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। वेरिएबल एक्सपेंडिचर दिए 14,20,000। पहले जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे लिखेंगे, आप लिखो यहां पे वेरिएबल एक्सपेंसेस, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही लिखना है बेटा आपको। इसके बाद इनर कॉलम में लिखो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बेटा कि यहां पे इसने लिखा है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वेरिएबल है वो 14,20,000। यहां लिखो आप, 2 मिनट लिखो, फिर मैं बताता हूं ऐसा इनर कॉलम में क्यों लिखे, ठीक है? बस यहाँ पे जगह छोड़ देना, 2 लाइन की जगह छोड़ना, बाद में चर्चा करेंगे। 2 लाइन की यहाँ जगह छोड़ देना। नेक्स्ट आइटम कहता है स्टैंडिंग चार्जेस 1,50,000। 2 लाइन का स्पेस रखना बेटा, फिर लिखना है स्टैंडिंग चार्जेस। मैंने कहा सर स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है? स्टैंडिंग चार्जेस कितना? 1,50,000। 1,50,000 स्टैंडिंग चार्जेस, ओके। उसके बाद नेट प्रॉफिट कितना है बेटा? 80,000। टोटल नेट प्रॉफिट 80,000। तो यहां पे जो मेरा नेट प्रॉफिट यहां पे आएगा, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना, मुझे नॉन ऑपरेटिंग नहीं चाहिए, ठीक है? तो यहां पे ये टोटल आएगा, फिर इस तरह यहाँ पे इसको मैं P&L को 2 पार्ट में बांटा यहाँ पे, फिर ये नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर यहाँ पे बाय नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एक मिनट, नॉन ऑपरेटिंग इनकम लिखी ना उन्होंने बस, हाँ, नॉन ऑपरेटिंग इनकम 2,500, ठीक है? 2,500। टोटल प्रॉफिट हमको जो क्वेश्चन में दिया है टू नेट प्रॉफिट, ये टोटल प्रॉफिट है। टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट 80,000, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 80,000। जो जो इन्फॉर्मेशन जो लिख लिया हमने। सेल्स भी दिया है क्वेश्चन में, ठीक है भाई? सेल्स आपको 18 लाख का दिया, सेल्स दिया 18 लाख का, ठीक है?
अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बेटा। अब कैसा हो रहा है यहाँ पे कि मैं जब ये क्वेश्चन में यहाँ पे सर जब हर चीजें उसने बोला कि हर चीज दिया तो मैच हो जाना चाहिए ना, मैच नहीं होगा। पहली चीज टोटल प्रॉफिट 80,000 है आपका, उसमें से नॉन ऑपरेटिंग 2,500, तो ऑपरेटिंग कितना होगा 77,500। ये 77,500 कैसे निकाले हमने, टोटल प्रॉफिट था 80,000, उसमें से 2,500, टोटल प्रॉफिट कितना था बेटा 80,000, उसमें से 2,500 कौन सा है आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा 77,500। ठीक है सर 77,500। अब आप एक क्रेडिट के टोटल करो, 18 लाख है ये 80,000 में से 2,500 नॉन ऑपरेटिंग इनकम था, तो ऑपरेटिंग 77,500। अब माँ 18 लाख की टोटल है, देखो यहाँ 18 लाख आ रहे क्या, आना तो चाहिए बेटा, मैंने बोला आ रहे क्या, देखो 77,500 प्लस 1,50,000 प्लस 14,20,000, ठीक है, नहीं आ रहा 18 लाख, करो टोटल 14,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 77,500। क्या ये आपके आ रही है क्या बेटा 18, ये मैच नहीं हो रहा ना। तो एक चीज है कि मैं नजरअंदाज कर दूं इस चीज को और आगे बढ़ जाऊं, जो कि सही नहीं है ना, वो मैच होना चाहिए था ना बेटा। तो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन फ्रेम तक करते वक्त गलत करी। अब क्या करें सोल्यूशन में बेटा, अब अपन ने उसको बराबर हर चीज को बारीकी से रूट पे जाना, तो मैंने कहा सर यहां पे तो मैच नहीं हो रहा, होना तो चाहिए था। हाँ। तो अब मैं क्या करूं, कितने का डिफरेंस सर, आप ये तीन चीज की टोटल करो, 14,20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 77,500 माइनस करो 18 लाख, तो आपका 1,52,000 1,52,500 का डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, आ रहा है सर। तो आपने ऐसा क्यों लिखे वेरिएबल एक्सपेंस में, मैंने क्यों लिखा, अब आप सर, अब आपने एक था कि उसको भूल जाओ, छोड़ दो, हमारा फिक्स इतना है मान लेंगे, नेट प्रॉफिट इतना है, ऐसा मान के चलेंगे। ऐसा नहीं होता ना, इन्फॉर्मेशन वहां पे बराबर नहीं है, तो सर ये डिफरेंस आ रहा है, इसको क्या फिक्स मान लूं तो इसमें ऐड हो जाएगा, अगर इसको वेरिएबल मानूं तो इसमें आ जाएगा। तो अब आप क्या मानो, या आप इसको मान सकते हो जैसे आपका अच्छे से हर चीज को डिटेल में डीप में सोचा करो। आप तीन ऑल्टरनेटिव में बोलता, अपन देखते कि बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है। मैं इसको बोलता हूं वेरिएबल एक्सपेंस है तो इसमें ऐड कर दो, मैं बोलता हूं नहीं है वेरिएबल नहीं है ये फिक्स्ड है तो इसमें ऐड कर दो। तीसरा ऑल्टरनेटिव नहीं सर ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, उसको कमाने के लिए भी तो कुछ खर्चा होगा, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान लो। तो तीन ऑल्टरनेटिव मैं आपको देता हूं, तीनों में से अपन चूज करते बेस्ट वाला, ठीक है। अभी जो जैसा मैं लिख रहा हूं आप मत करना, समझाने लिख रहा हूं कि ये जो बैलेंसिंग फिगर आई 1,52,500 को, इसको अपन वेरिएबल एक्सपेंस मान लेते, इसको अपन फिक्स्ड एक्सपेंसेस मान लेते, या इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानते। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कमाने के लिए खर्च हुआ, जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कमाने के लिए जो खर्च हुआ, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो पहली चीज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो फिट ही नहीं बैठता। 2,500 रुपए कमाए, उसको कमाने क्या 1,52,500 खर्च करेंगे क्या, कमाए 2,500, उसको क्या कमाने 1,52,000 लाइक ब्रोकरेज हो गया है ना, आपने ब्रोकरेज दिए, थोड़ा सा कुछ आपका नॉन ऑपरेटिंग इनकम इंटरेस्ट था तो ब्रोकरेज दिए, एजेंट को आपने कोई कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे, तो आपको उसको कमाने के लिए सपोज क्या 1,52,500 दोगे, नहीं। तो ये आइडिया तो फिट नहीं। देखो बेटा पढ़ना ऐसे ही पढ़ता है, आप रूट पे जाओ, जितना सोचोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। मैं क्या ये सब तो बताता भी नहीं था, मैं आगे बढ़ जाता था, आपको अगर मैं बोलता नहीं तो आपको ध्यान में भी नहीं आता कि 152,500 का वहां पे मैच ही नहीं हो रहा, उतने से ध्यान में भी नहीं आता, बढ़ जाते आगे। लेकिन हर चीज के रूट पे जाओ, सोचो तो आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, नहीं तो फिर वही तो है ना, यू आर गोइंग टू बिकम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट बेटा, बहुत डिटेल में डीप में जाके सोचा करो। अब वो एकदम से एक दिन में नहीं होता, ओवर द पीरियड आप सोचते जाओगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग दिन ब दिन बढ़ते जाती है। अब मैंने कहा कि इसका नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानो, बोले नहीं सर वो सही नहीं है, कमा 2,500 खर्चा 152,500 वो सही नहीं। अच्छा फिक्स ओवरहेड्स मान लूं क्या उसको, ये फिक्स स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स, तो इसको वेरिएबल माना तो यहां ऐड कर लूंगा, फिक्स माना तो इधर कर लूंगा। अब मैंने बोला यार ये तो बड़ी दिक्कत है, दोनों में से कुछ भी मान लो। मैंने सारा क्वेश्चन को फिर से पढ़ा, यहां पे वर्डिंग्स जो यूज हुआ है
वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। क्या वर्डिंग यूज किया बेटा? वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो ये जो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस तो और कुछ भी, मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त के वेरिएबल एक्सपेंस है, उसके अलावा भी वेरिएबल एक्सपेंस हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क की तरफ कुछ सेलिंग एक्सपेंस हो सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड वेरिएबल है, तो आपके कुछ और वेरिएबल एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। तो भाई वेरिएबल एक्सपेंसेस इसके अलावा भी हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंस नहीं लिखा, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, तो हम ये मान सकते बेटा कि ये जो हमारा 1,52,500 है, ये मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल एक्सपेंसेस के अलावा ये जो है अदर वेरिएबल एक्सपेंस है, और ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। मैं ऐसा क्यों माना? मेरे पास रीजन है इस चीज को मानने का बेटा, मेरे पास रीजन है इस चीज को मानने का। वहां पे लिखा है वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सिर्फ वेरिएबल एक्सपेंस नहीं लिखा। तो वेरिएबल एक्सपेंस रहे तो मैं वो ये भी मान लेता, चलो फिर ये होगा। वहां पे वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग मतलब मैन्युफैक्चरिंग के अलावा भी वेरिएबल एक्सपेंस होते, तो इसको आप ये मान लो वेरिएबल एक्सपेंस 150 to 500, तो ये टोटल कर लो इसकी। अब आप 14,20,000 प्लस 150 to 500, तो ये आया आपका 15,72,500, 15,72,500। अब देखो मैच हो रहा है क्या? होगा ही ना, वो तो बैलेंसिंग निकाले थे। ठीक है, तो ये खेल है। ओके, तो ये हमने 1,52,500 बैलेंसिंग फिगर, तो हमारे वेरिएबल एक्सपेंस ये हुए बेटा। ठीक है, इसको आप लिखो, वो तो मैंने समझाने लिखा, तो अपन ने क्या ज्यादा बेहतर समझे इसको अज्यूम करना, 1,52,500। एक मिनट, बैटरी डाउन। आपने आई होप ये लिख लिया बेटा। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा आपसे बहुत सी चीजें मेरे को बहुत से बातें करना है यहाँ पे, आपसे बहुत सी चीजें डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट समझे क्यों माना? क्योंकि बैलेंसिंग फिगर थी, तो वो क्या होगा फिर, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट है ये, तो हमने अज्यूम करें। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट लिखो इसके नीचे, नोट बैलेंसिंग फिगर of rupees 1,52,500 assumed as other variable expenses। मैं आपको बताऊं, आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बेटा, इंटर फिर फाइनल, तो आपका एनालिसिस करने की क्षमता बढ़ना चाहिए, एनालिसिस करना चीजों को। वो चीज नहीं, रिज वो ऐसा 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 चलना है, वैसे करना है आपने, ऐसा नहीं, एनालिसिस करना। अच्छा ये है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये हो सकती, सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो बैलेंसिंग, ये बैलेंस फिगर नहीं होगा, बैलेंसिंग फिगर, ओके सॉरी, बैलेंसिंग फिगर ऑफ रुपीज 1,52,500 अज्यूम एज अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस। ओके, अब मैं आगे बढ़ू बेटा, इसके अलावा इसमें भी मुझे और कुछ डिस्कस करना, आगे मैं सॉल्व करता हूँ। अब मैं क्या डिस्कशन आपसे करना चाह रहा हूँ उसको अच्छे से समझ लेना आपने। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में करता हूँ यहाँ पे। अब जैसे आपको इस क्वेश्चन में, ठीक है, अभी हम डिस्कशन करेंगे, इस क्वेश्चन में 6 अलग अलग सिनारियो दिए बेटा। तो कभी बोलता है इफ सेल्स विल इंक्रीज बाय 15%, यहाँ पे बोलता है 15% से बढ़ रहा है, ओनली 50% ऑफ द प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस आर टू बी इंश्योर्ड। अलग अलग ऐसे दिए, एक एक करके मैं पढ़ूंगा वहां पे। अभी क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक चीज अच्छे से समझना, सेल्स बेसिकली आप डिसाइड कैसे करते हो, अच्छे से समझना मेरी बात को। सेल्स छठ से बच्चे बोलते हैं सर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स। हाँ सही है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स होता है, गलत नहीं, लेकिन मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी कोई और चीज के बारे में बात कर रहा हूं। क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट, ये मैं बात कर रहा हूं। आई नो
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल, लेकिन सेल्स कुछ और एंगल से मैं आपको सोचने लगाऊंगा अभी। जितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज है, रेट मतलब एक क्वांटिटी की क्या कीमत, रेट से मल्टीप्लाई करो तो टोटल सेल वैल्यू पता चल जाएगी। सही है। मैं कहता हूं आपसे बेटा कि मेरे पास 1000 क्वांटिटी थी। कितनी क्वांटिटी बेटा? 1000 क्वांटिटी। ये एग्जिस्टिंग था। इस एंगल को समझना, ये एग्जिस्टिंग क्वांटिटी कितनी बेटा? 1000। मैंने कहा उसका रेट है 100 रुपए, 1000 क्वांटिटी 100 रुपए, तो मेरा सेल्स कितना होगा बेटा यहाँ पे? 1 लाख। यस। लेकिन मेरे को बोलता है कि आगे चल के सेल्स मेरा 20% से बढ़ेगा, तो मैंने यहाँ पे कहा सेल्स मेरा 20% से बढ़ेगा, मतलब आगे चल के 1,20,000 होगा, है ना? 20%, 1 लाख आज है, आगे चल के 20% से बढ़ेगा तो कितना होगा बेटा? वो 1 लाख प्लस 20%, 1,20,000। सही है। तो दो पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि सेल्स बढ़ने के दो रीजन है बेटा। वो सेल्स क्यों 1 लाख से 1,20,000 होगा? 20% क्यों बढ़ा? पहली पॉसिबिलिटी, इंक्रीज इन क्वांटिटी। आप जब सेल्स कर रहे थे तो आपकी क्वांटिटी ज्यादा बिकी, मतलब पहले 1000 बिकती थी यहां पे क्वांटिटी, अब 1200 बिक रही है। तो मैंने कहा कि वो अब 1200 बिक रही, रेट वही है 100 रुपए का। अच्छा, तो पहले 1000 बिकती थी, अब 1200 बिकी, रेट वही है 100 रुपए का, तो मेरा सेल्स 1,20,000 हो गया। ठीक है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, सेकेंड पॉसिबिलिटी कि इंक्रीज इन रेट। ये टोटल से 20% से बढ़ रहा है, तो वो क्वांटिटी के बढ़ने से भी हो सकता है और रेट के भी। मैंने कहा क्वांटिटी चलो वैसी की वैसी ही है 1000, रेट बढ़ा दिए 120, तो भी हो जाएगा 1,20,000। आप कहोगे सर आप ये क्या करा रहे हो सर? अरे बढ़ाओ ना 20% प्रॉफिट, अभी 1 लाख था 20% से। ये इस क्वेश्चन में मतलब एग्जैक्टली 20% ये सब नहीं बोला मैंने, हाइपोथेटिकल फिगर है, क्वांटिटी सब क्वेश्चन की नहीं, मैंने हाइपोथेटिकल लेके आपको समझाने के लिए लिखा। तो आप बोलेंगे सर क्वांटिटी थी 1000, 100 से मल्टीप्लाई करो 1 लाख आ गया, यहाँ 20% से बढ़ा तो 1 लाख का 1,20,000 हो। लेकिन रीजन दो हो सकते, क्वांटिटी के बढ़ने से भी सेल बढ़ सकता है और रेट के बढ़ने से भी सेल बढ़ सकता है। ठीक है, दो रीजन हो सकते। लेकिन आप बोलेंगे सर आप ये क्यों हमको बता रहे हो कि क्वांटिटी के बढ़ने से भी सेल बढ़ सकता है और रेट के बढ़ने से भी टोटल सेल बढ़ सकता है? क्योंकि फर्क है बेटा। मैं कहता हूं कि जब क्वांटिटी बढ़ती है तो साथ में मेरा वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बढ़ता है। समझा नहीं सर? पहले मेरे को 1000 यूनिट के लिए वेरिएबल एक्सपेंडिचर लगते थे, अब मेरे को 1200 यूनिट के लिए एक्सपेंडिचर लगेंगे। अगर ये मानूं कि मैं क्वांटिटी बढ़ी तो मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। यहां पे मैं बोलता हूं 1000 यूनिट पे मेरे को वेरिएबल, ऐसा पर 1 यूनिट पे मेरे 10 रुपए खर्च आता है। एग्जांपल, 1 यूनिट पे 10 रुपए खर्च आता है। ठीक है, अब भाई 1 यूनिट पे 10 रुपए खर्च आता है। अगर मैं 1200 यूनिट बेचूंगा तो 1200 यूनिट का प्रोडक्शन होगा, तो 1200 यूनिट पे, यहाँ पे 1000 यूनिट पे 10 रुपए लग रहे एग्जाम्पल, तो यहाँ 1200 यूनिट पे 10 रुपए लगेंगे। मतलब अगर मेरा सेल्स की टोटल फिगर क्वांटिटी की वजह से बढ़े, आप कॉस्टिंग में आगे सब बढ़ोगे, लेकिन अभी हमारे अकाउंट्स में भी पढ़ाना पड़ रहा है। आप एंगल समझो कि 1,20,000 की वजह से ये मेरा टोटल सेल बढ़ा, लेकिन रीजन क्या? अगर क्वांटिटी की वजह से टोटल सेल बढ़ा तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि पहले 1000 क्वांटिटी में वेरिएबल एक्सपेंस लगते थे, 1200 की क्वांटिटी में लग रहे। अगर 1 यूनिट पे पहले 10 रुपए वेरिएबल एक्सपेंसेस लगता था, तो आपके 1000 यूनिट पे कितना हुआ? 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय आप 10 करो तो 10,000। अब 1200 यूनिट है तो 1000 नहीं, 1200 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो 12,000 वेरिएबल एक्सपेंस लग रहे। तो अगर आपका सेल्स क्वांटिटी की वजह से बढ़ रहा है तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि आपने क्वांटिटी ज्यादा लगा रहे हो, क्वांटिटी ज्यादा लगा रहे हो, तो आपका 1 यूनिट पे भले ही वेरिएबल एक्सपेंस 10 रुपए लग रहा है, तो पहले 1000 पे 10 लगते थे, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10,
एक यूनिट पे 10 रुपए लगते थे, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10, 10,000 वेरिएबल लगते थे। लेकिन अब मैंने क्वांटिटी बढ़ा दिया, सेल की 1200 बेच रहा हूं, तो यहाँ पे 1200 का मैन्युफैक्चरिंग होगा, तो 1200 का प्रोडक्शन होगा, तो एक 1200 मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो 12,000 का, तो पहले 10,000 का जो वेरिएबल एक्सपेंस था 12,000 का था। क्यों हुआ? क्योंकि सेल्स की क्वांटिटी बढ़ी, तो यहाँ प्रोडक्शन की क्वांटिटी बढ़ी, तो ओवरऑल वेरिएबल एक्सपेंस भी बढ़ गया। हाँ, क्या यहाँ पे नहीं बढ़ता क्या? ना ना ना, यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे तो पहले भी 1000 प्रोडक्शन था, 10 रुपए का एक खर्चा था, 10,000 का वेरिएबल एक्सपेंस। अभी भी 1000 का प्रोडक्शन है, 10 रुपए का एक 10,000, यहां भी 10,000, यहां भी 10,000, तो वो तो रेट बढ़ा दिए तो टोटल सेल वैल्यू बढ़ी। तो आपको क्वेश्चन में ये अजम्पशन लेना पड़ेगा, अभी हम आगे देखेंगे कि मेरा टोटल सेल्स क्यों बढ़ रहा है। क्या वो क्वांटिटी के बढ़ने की वजह से टोटल सेल क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि क्वांटिटी सेल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है कि रेट की अमाउंट बढ़ा। अगर रेट बढ़ा तो वेरिएबल एक्सपेंस को इसकी वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर क्वांटिटी की वजह से सेल्स बढ़ा तो प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक काम करो, मैं आगे बोलता हूं, पहले वीडियो पॉज करके इसको लिखो, और ये आपको समझाने के लिए, कोई सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है, लेकिन आपको समझाने हमने लिखे। ठीक है, यहां पे अगर क्वांटिटी अगर आपकी बढ़ती है बेटा, अगर आपकी इंक्रीज इन क्वांटिटी हुई अगर, तो फिर क्या होगा आपका, कि आपका वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेंगी। इंक्रीज इन क्वांटिटी इट मींस अगर क्वांटिटी बढ़ती है तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेंगी। अगर क्वांटिटी वैसी चीज रेट बढ़ा तो फिर वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इसको लिख लो। So variable cost will also increase. Increase in quantity, so variable cost will also increase. ठीक है बेटा, नहीं लिखे तो बेटा वीडियो पॉज करके इसको लिख लो। ठीक है, ओके चलिए, अगर वीडियो पॉज करके इसके लिखो। अब इसके आगे और कुछ चीजें बताना है। मैंने आपको सिखाया था कि अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ओके, अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो हमको नेट प्रॉफिट निकालेंगे और इसमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हम ऐड करते जाएंगे। ओके, तो कितने सिचुएशन दिए बेटा? 6 सिचुएशन हमको दिए। अब एक और चीज बेटा, लास्ट ईयर का मैं जीपी रेशो यहाँ कैलकुलेट करके नहीं लगा सकता है एकदम से। आप बोलेंगे सर कैलकुलेट करो ना, लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट ये ऑपरेटिंग है प्लस स्टैंडिंग चार्जेस, इसको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 18 लाख करो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो पिछले साल का जीपी रेशो आ जाता है, इस साल के सेल्स में लगाते जाओ। प्रॉब्लम क्या है बेटा, वैसा इस क्वेश्चन में नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 6 अलग सिचुएशन है। तो 6 अलग अलग सिचुएशन में कभी बोलता है सेल्स इंक्रीज हो रहा है, कभी यहाँ पे देखो ऐसा भी बोला उसने कि ओनली 50% ऑफ द प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस आर टू बी इंश्योर्ड, कभी बोल रहा है कि स्टैंडिंग चार्जेस जो उसका 50% इंश्योर्ड कराया है, कभी बोलता है वेरिएबल एक्सपेंस यहाँ पे डिक्रीज हुए, स्टैंडिंग चार्जेस इंक्रीज हुए। तो अलग अलग 6 सिचुएशन है, तो इसीलिए हम 6 को अलग अलग सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो ऐसा आप एकदम से फिक्स सब पे नहीं लगा सकते, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर, वो सबका क्या है बेटा, अलग अलग है। ठीक है, तो ये आपने मिसिंग फिगर तो यहां से निकाल लिया, डोंट वरी। अब आपको लॉजिक बताया मैंने, अब जैसे हम लिख रहे बेटा वैसा आप यहाँ पे लिखोगे। ये आप लिखना चाहते हो तो कहीं पे लिख लेना आपने। ओके, अब मेन शुरू हो रहा है। अमाउंट ऑफ, अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो अभी आप लिखोगे ना अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन,
ये आपका रजिस्टर है, तो यहाँ पे ऐसे 6 ऑल्टरनेट आएंगे नहीं, तो आप क्या करो ऐसे लिख लो, यहाँ पे हेडिंग दो, ऐसा ना करते हुए ऐसे कर लो, यहाँ पे हेडिंग दो अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन, क्योंकि 6 बहुत ज्यादा स्पेस लगेगा, 6 केस है, मैं तो नेक्स्ट स्लाइड में आ जाऊंगा, तो आप ऐसे 6 केसेस अलग अलग बनाएंगे, तो आप ऐसे लिखो, फ्रेश पेज से शुरू करो, हेडिंग द अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन, अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन, ठीक है। मैं इस स्लाइड में बेटा 3 ही कवर करूंगा, ए बी सी, टोटल है कितने, एफ तक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आ जाऊंगा, लेकिन आपने ये पर्टिकुलर हमारा, तो आपने बेटा क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशंस आएंगे सारे, ठीक है, कैलकुलेशन आएंगे, यहाँ पे अमाउंट आएंगी, फिर सब अमाउंट वाला पार्ट है, यहाँ पे पर्टिकुलर, तो ऐसे 6 ए बी सी, तो आप ऐसे बनाए जैसे आपने पेज आपका, तो आपने अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन हेडिंग दी, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे 6 कॉलम, 1 2 ए बी सी डी ई एफ, एफ तक बनाओ, ओके ओके। तो आप ख्याल रखेंगे बेटा सेल्स, ठीक है, सेल्स आपने स्पेस बहुत देना, ये तो एक काम करो एक एक करके कर, आप पहले 6 कॉलम तो बना लो, ए बी सी डी ई एफ तक आ जाओ, फिर मैं लिखता हूँ उसके साथ साथ, फिर अपन साथ साथ में लिखेंगे। ओके चलो, कुछ चीजें लिखे बेटा, अगर नहीं लिखे तो वीडियो पॉज करके पहले अच्छे से ड्रॉ कर लो। अब देखो समझेंगे आप ये, सबसे पहले हमने क्या यहाँ पे लिखेंगे, आप यहाँ पे सेल्स, सेल्स, ठीक है। अब आपको पहला पॉइंट आपसे क्या करें, ए, अभी आप जब ए के बारे में बात करें तो आपका कंसंट्रेशन नहीं होना, अभी मैं बी से लेके एफ तक मेरे को कोई लेना देना, अभी मैं ए पे ध्यान रखूंगा। इफ सेल्स विल इंक्रीज बाय 15%, मेरा सेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, तो मैंने कहा 15% से सेल्स इंक्रीज हो रहा है, तो पिछले साल सेल्स कितना था बेटा मेरा, पिछले साल सेल्स कितना था मेरा, 18 लाख रुपए का सेल्स था, तो मैंने कहा यहां से ठीक है सर, पिछले साल मेरा 18 लाख रुपए का सेल्स था, 15% से सेल्स एक्सपेक्टेड बढ़ेगा, 18 लाख, 6 अलग अलग सिनारियो एक एक करके करना है, 15% से बढ़ेगा, तो इट विल कम 20,70,000, ठीक है। इसमें से अगर मैं वेरिएबल एक्सपेंसेस को माइनस करता हूं, तो मेरे पास वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस करूंगा बेटा मैं, उसके बाद फिर हम लोग वहां पे फिक्स एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो आपका नीचे में नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा सर सेल्स मेरा है आपका 20,70,000, अब मैंने अजम्पशन क्या लिया वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए, क्या अगर मैं मानूं कि वो क्वांटिटी की वजह से ये 15% जो सेल्स बढ़ा ना, ये क्यों बढ़ा, मैं मानूं कि रेट की वजह से बढ़ा, तो मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस में कोई बदलाव नहीं आएगा। अगर मैं मानूं कि क्वांटिटी की वजह से बदला, तो मेरा वेरिएबल एक्सपेंसेस का खर्चा भी 15% से बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी सेल हुई तो ज्यादा मैन्युफैक्चर हुआ, ज्यादा वेरिएबल एक्सपेंसेस लगा। तो आप क्या अजम्पशन ले रहे हैं, हमने यहां पे अज्यूम करते कि ये, इस पे नोट लिखा के दूंगा, हम यहां अज्यूम कर रहे कि ये 15% जो हमारा सेल्स बढ़ा है वो क्वांटिटी के बढ़ने से हुआ। किसकी वजह से सेल्स बढ़ा बेटा, क्वांटिटी के बढ़ने से हमारा सेल्स बढ़ा है, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस अगर हम क्वेश्चन में देखें, तो हमको वेरिएबल एक्सपेंसेस क्वेश्चन में कितना दिया बेटा, यहां पे वेरिएबल एक्सपेंसेस दिया 15,72,500, तो मैंने कहा यहां पे 15,72,500 वेरिएबल एक्सपेंस है, ये भी 15% से बढ़े, ठीक है। तो 15 लाख, अब कुछ बच्चे सोचते सर एग्जाम में अगर हमने अज्यूम करे होते कि रेट की वजह से बढ़ा, तो फिर एक्चुअल वेरिएबल एक्सपेंस लिखो, तो सर आंसर अलग आता, कुछ नहीं होता। आप ना अजम्पशन क्या लिए, आपने अजम्पशन क्या लिए, तो वो उसके आप दो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं दिया, आप क्या अज्यूम करते हो, तो एसएलएम करा किसी ने, तो उस पर लिखो एसएलएम अज्यूम करा, वो भी सही है। किसी ने डब्ल्यूडीवी अज्यूम करा, तो लिखो डब्ल्यूडीवी, वो भी सही है। तो वो दोनों सही है। आप क्या अज्यूम करें, हमने अज्यूम करे कि जो सेल्स बढ़ा वो क्वांटिटी के बढ़ने से बढ़ा, इसीलिए हमारा यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस भी प्रोपोर्शनेटली बढ़ेगा। तो 15,72,500 प्लस 15%,
ये आया आपका 18,08,375, 18,08,375। तो मैंने सेल्स में से वेरिएबल एक्सपेंसेस माइनस किया, ये आया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। 20,70,000 माइनस 18,08,375, तो ये आता है बेटा 2,61,625। अब ये वेरिएबल एक्सपेंसेस में से मैं माइनस करता हूं स्टैंडिंग चार्जेस। अब स्टैंडिंग चार्जेस कितने थे पिछले साल बेटा? स्टैंडिंग चार्जेस थे हमारे पिछले साल 1,50,000 के। अब सेल्स आपने क्यों सोचे? क्वांटिटी से के बढ़ने से। तो क्वांटिटी के बढ़ने से तो यहाँ पे प्रोपोर्शनेटली वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बढ़ते। अब आपकी ये जो अगर आप क्वांटिटी बढ़ती है ना बेटा, ये जो क्वांटिटी आपकी यहाँ पे अगर आप सोचते हो बढ़ती है, इंक्रीज इन कौन से वेरिएबल कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज, लेकिन फिक्स ओवरहेड्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। क्वांटिटी बढ़ेंगी तो वेरिएबल एक्सपेंस बढ़ रहे, लेकिन फिक्स्ड वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो फिक्स्ड आपके 1,50,000 रुपए के। तो मेरे को ये क्या करो, आप बोलेंगे सर ये क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा। आपने पहले वेरिएबल एक्सपेंस माइनस करे, फिर स्टैंडिंग फिक्स एक्सपेंस माइनस कर रहे हो। मैं नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूं, अभी नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूं। तो मेरा यहां पर आ गया नेट प्रॉफिट। अच्छा, तो ये आ गया आपका नेट प्रॉफिट। तो इसको माइनस करो आप यहाँ पे 1,50,000 इसमें, तो ये आ गया आपका 1,11,625। कितना आ रहा है बेटा? 1,11,625। तो आप इस तरह हम क्यों लिख रहे बेटा? क्योंकि हमारी अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन इज नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब ये बेटा मेरा आ गया नेट प्रॉफिट। इसमें अगर मैं ऐड कर दूं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो यहां पे आ जाएगा मेरा अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन। ये अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन, तो नेट प्रॉफिट आ गया। ये देखो बेटा नेट प्रॉफिट निकाला प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब आपको ये नहीं बोला कि ये स्टैंडिंग चार्जेस में से कितना इंश्योर्ड कराना है, तो जब आपको कुछ नहीं बोला तो हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? पूरा का पूरा। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, दैट इज 1,50,000। तो मेरा नेट प्रॉफिट है 1,11,625 प्लस 1,50,000। तो मैं पॉलिसी कितने की निकालूंगा बेटा? 2,61,625, 2,61,625। ओके, तो इस तरीके से एक एक करके निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, चलिए अगले पड़ाव पे अब हम आते हैं बेटा। अगला पड़ाव बी पॉइंट। बी वाला पॉइंट हमसे क्या कहता है क्वेश्चन में? इफ सेल्स विल इंक्रीज बाय 15% and only 50% of the present standing charges are to be insured। तो पहले तो बोलता है सेल्स 15% से बढ़ा और आपके जो फिक्स एक्सपेंसेस है सिर्फ 50% ही आप उसका इंश्योरेंस कराना चाहते हो। तो वैसे ही चलो बी पॉइंट में लिखेंगे आप। तो पिछले साल सेल्स था मेरा 18 लाख रुपए का, 15% से सेल्स बढ़ेगा, 18 लाख प्लस 15%, यह आता है आपका 20,70,000, 20,70,000। ठीक है, अब वेरिएबल आपने यही अज्यूम कर रहे, ये क्या अज्यूम कर रहे हैं बेटा कि जो सेल्स बढ़ रहा है किसकी वजह से बढ़ रहा है? क्वांटिटीज पे अपन नोट भी लिखेंगे क्या हमने अजम्पशन ली। तो पिछले साल सेल था मेरा 15,72,500। तो सेल्स भी प्रोपोर्शनल, वेरिएबल एक्सपेंसेस भी प्रोपोर्शनेट बढ़ेगा। 15,72,500 प्लस 15%, दैट्स कम 18,08,375। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 2 लाख, सेम पेज है सर, 2,61,625। आपके स्टैंडिंग चार्जेस कितना पिछले साल? 1,50,000 बेटा। तो 261,625 माइनस 1,50,000, तो ये आपका प्रॉफिट अरे वैसे ही आ गया 1,11,625। तो इतना नेट प्रॉफिट बी केस में भी आ रहा है बेटा। लेकिन यहां पे कहता है कि मेरे को ओनली 50% ऑफ द प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस आर टू बी इंश्योर्ड। तो मेरे स्टैंडिंग चार्जेस है कितने?
1,50,000, मैं 1,50,000 में से सिर्फ 50% ही इंश्योर्ड कराना चाहता हूं, तो मैं इंश्योरेंस कराऊंगा 75,000 का स्टैंडिंग चार्जेस का। यहां बोला है तो 50% लिया, कुछ नहीं बोलता तो ऐसा अज्यूम करा कि पूरा का पूरा इंश्योर्ड करा है। तो पहले हमने नेट प्रॉफिट निकाले, उसमें स्टैंडिंग चार्जेस ऐड करो जो इंश्योर्ड कराना है, टोटल पॉलिसी अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन आ जाएगा। तो उसको ऐड करेंगे हम, 1,11,625 प्लस 75,000, यह आता है आपका 1,86,625, 1,86,625। ओके, चलिए अब सी पॉइंट में आते। क्या कह रहा है सी पॉइंट आपसे बेटा? इफ सेल्स एंड वेरिएबल एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 15% एंड स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 10%। वो कहते हैं कि सेल्स और वेरिएबल एक्सपेंस 15% से बढ़ेगा और स्टैंडिंग चार्जेस 10% से। अब समझते, पहले तो सेल्स 15% से बढ़ा, तो वही कहानी बेटा, 18 लाख प्लस 15%, तो वही आ रहा है 20,70,000। अब बहुत अच्छे से समझना, मैंने कहा कि वो जो सेल्स मेरा जो था सेल्स था बेटा, वो कारण बताओ क्यों बढ़ा। मैंने कहा दो कारण हो सकते हैं, क्वांटिटी बढ़ी, मैंने कहा हो सकता है रेट बढ़ा। तो मैंने यही अज्यूम करूंगा हर जगह कि क्वांटिटी बढ़ी। अच्छा, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस अगर 15,72,500 थे पिछले साल, तो अगर सेल्स की क्वांटिटी 15% बढ़ी तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी 15% से बढ़े। सेल्स की क्वांटिटी 15% से बढ़ी तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी 15% से बढ़ेंगे। ये वो 15% ऐड किया मैंने, प्लस वेरिएबल एक्सपेंसेस की कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ी। उसने बोला हमको, यहां पे देखो क्या कह रहा है पॉइंट नंबर सी में, वो कहता है कि सेल्स एंड वेरिएबल एक्सपेंस विल इंक्रीज बाय 15%, मतलब सेल्स को हमने माने क्वांटिटी बढ़ी तो उसकी वजह से मेरा वेरिएबल एक्सपेंस 15% से बढ़ रहा है, वो एक बार। दूसरा मैंने बोला कि सेल्स की कॉस्ट पर यूनिट भी बढ़ रही है, मतलब अगर हम यहां पे एग्जांपल अगर मैं आपको ये वाला दूं, तो मैं कहता हूं आपको कि पहले 1000 यूनिट बेचते थे, अब हम 1200 बेच रहे, 200 यूनिट में ज्यादा बेच रहा हूं बेटा, तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी 200 पे ज्यादा लगेगा, 200 पे ज्यादा लगेगा, सही बात है। लेकिन पहले जो 10 रुपए की एक वेरिएबल कॉस्ट थी, सपोज वो 11 की हो गई, तो यहां पे मेरा वेरिएबल एक्सपेंसेस दो रीजन की वजह से बढ़ रहा है, एक तो क्वांटिटी बढ़ गई और वेरिएबल एक्सपेंसेस की कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई। इसीलिए मैं यहां पे दो बार 15% लिख रहा हूं, एक 15% जो सेल्स की क्वांटिटी बढ़ी उसके 15% ऐड करा, और दूसरा 15% मैंने किस लिए ऐड करा, क्योंकि वेरिएबल एक्सपेंस की कॉस्ट पर यूनिट बढ़ गई। वो क्वेश्चन में लिखा है हमको 15% से वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बढ़े। तो 15,72,500 के पिछले साल वेरिएबल एक्सपेंसेस थे, वो मेरे 15% इस साल बढ़े क्योंकि क्वांटिटी बढ़ी सेल्स की, तो आपका प्लस 15% करो। अब वेरिएबल एक्सपेंसेस की कॉस्ट भी बढ़ी तो प्लस अगेन 15%, तो ये आता है आपका 20,79,631। तो दो बार 15% क्यों ऐड करे बताओ? एक बार 15% इसलिए ऐड करे हमने बेटा क्योंकि आपका सेल्स की क्वांटिटी बढ़ी, ठीक है। दूसरा 15% क्यों करे? क्योंकि उसकी कॉस्ट पर यूनिट वेरिएबल एक्सपेंसेस की बड़ी, क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। अच्छा, तो फिर वेरिएबल एक्सपेंस टोटल होगा 20,79,631। अरे ये क्या हो रहा है, 20,70,000 का सेल्स और 20,79,631 का वेरिएबल एक्सपेंस, तो यहां तो लॉस आ गया, 9,631 का लॉस आ गया। अच्छा, और स्टैंडिंग चार्जेस वैसे की वैसी जो ओरिजिनल थे 1,00,000, नहीं स्टैंडिंग चार्जेस भी उसने कुछ बोला है हमको बढ़ाने शायद। फिक्स एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे, कितने से बढ़ रहे बेटा फिक्स एक्सपेंस? स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 10%, स्टैंडिंग चार्जेस 10% से बढ़ जाएंगे, स्टैंडिंग चार्जेस 10% से बढ़ जाएंगे। तो 1,50,000 है प्लस 10% से बढ़ेंगे तो 1,65,000 की फिक्स एक्सपेंस होंगे। तो आपका लॉस और बढ़, आपका नेट प्रॉफिट जो ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस था, यहाँ पे नेट लॉस आएगा और बढ़ जाएगा। ये आएगा आपका 1,74,631। ठीक है बेटा। अब आप बोलेंगे सर चलो 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 चलो, ये जो आपका था इतने का लॉस आपका आ रहा है यहाँ पे 1,74,630, एक सेकेंड,
इतने का नेट लॉस आ रहा है सर, इसकी आप इसके नेट लॉस आपका इतना आ रहा है, इसकी अपन पॉलिसी निकाल लेते हैं। अरे भैया पहले से नुकसान में, अब प्रॉफिट का नुकसान होता है तो पॉलिसी निकालते हैं। इसका तो ये मतलब हुआ कि आग लगे और आपका बिजनेस, प्रीमाइसिस में आग लगे और बिजनेस बंद हो जाए, उससे पहले आप खुद ही बंद कर दो, तो ये तो पहले से आपका लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस है बेटा, तो इसकी हम कोई भी पॉलिसी नहीं निकालेंगे, इसकी हम कोई भी पॉलिसी नहीं निकालेंगे। अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन बेटा आप नहीं निकालोगे, क्यों? क्योंकि वो एक्सपेक्टेड लॉस है, तो अगले साल एक्सपेक्टेड लॉस है, तो उसकी क्या, प्रॉफिट का नुकसान होता है तो पॉलिसी निकालते, तो प्रॉफिट एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो फिर काय की पॉलिसी निकालोगे, इसकी कोई भी पॉलिसी यहां पे निकलेंगी नहीं। ओके, अब उसके बाद बेटा आते हम आगे। अब प्रॉब्लम है ए बी सी हो गया, डी कहां लिखूं, है ना बेटा? तो डी एक काम करते, आप लिखना, मैं यहां पे डी से यहां पे बना देता हूं, ठीक है? उसकी हेडिंग लिखना पड़ेगा, 2 मिनट रुकना। डी ई एफ सेल्स, ठीक है? आप कंटिन्यू उसके बाजू में डी लिख देना, ठीक है? अब डी पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, मेरे को देखते हैं अपन। डी पॉइंट हमको कहता है कि इफ सेल्स विल इंक्रीज बाय 15%, मेरा सेल्स 15% से बढ़ेगा, एंड वेरिएबल एक्सपेंस विल डिक्रीज बाय 5%, ठीक है भाई? तो डी पॉइंट में आओ, सेल्स पिछले साल था 18 लाख रुपए का, वो 15% से बढ़ेगा, सो 18 लाख प्लस 15%, 20,70,000, ठीक है? लेस वेरिएबल एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंसेस, सो भाई पिछले साल था 15,72,500 का, 15% से एक्सपेंस, सेल्स की क्वांटिटी बढ़ी तो वेरिएबल एक्सपेंस बढ़े, लेकिन वेरिएबल एक्सपेंस की कॉस्ट पर यूनिट वो बोलता है 10%, 5% से कम हुई, सो -5%। माइनस क्यों किया? पहले 15,72,500 प्लस 15% इसलिए किया क्योंकि सेल्स की क्वांटिटी बढ़ी तो वेरिएबल एक्सपेंस बढ़े, और वेरिएबल एक्सपेंस की कॉस्ट पर यूनिट कम हुई 5%, सो -5%। तो ये आ रहा है आपका 17,956, 17,956, तो आपका यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। सो 20,70,000 माइनस 17,17,956, तो ये आता है आपका 3,52,044। इसमें आप स्टैंडिंग चार्जेस माइनस करो, स्टैंडिंग चार्जेस 1,50,000, तो यहां पे आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,02,044। ये नेट प्रॉफिट, इसकी तो पॉलिसी निकालते अपन, और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, कुछ नहीं बोला तो पूरा का पूरा स्टैंडिंग चार्जेस को मानेंगे, उसका इंश्योरेंस निकाल रहे। तो यहां पे ऐड इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, $1,50,000, तो आप पॉलिसी निकाल लोगे बेटा 2,02,044 प्लस 1,50,000, सो 3,52,044। अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन, अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन, ओके ओके, अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन 3,52,044, ओके। अब आते हैं बेटा अपन नेक्स्ट पॉइंट पे, ई पॉइंट पे। क्या कह रहे हैं हमसे? इफ सेल्स विल इंक्रीज बाय 10% एंड स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 15%, तो सेल्स मेरा 10% से बढ़ेगा, ठीक है? तो सेल्स पिछले साल था 18 लाख, 10% से बढ़ेगा 19,80,000। तो यहाँ पे क्वांटिटी की वजह से सेल्स बढ़ रहा है, वही असम्पशन, 18 लाख, यहाँ पे वेरिएबल एक्सपेंसेस पिछले साल जो थे हमारे
15,72,500, तो वो भी हमारे 10% से बढ़ेंगे। 15,72,500 प्लस 10%, ये आएगा हमारा 17,29,750। तो ग्रॉस प्रॉफिट 19,80,000 माइनस 17,29,750, तो ये आ गया आपको 2,50,250। स्टैंडिंग चार्जेस भी उसने बोला 15% से बढ़े, सो 1,50,000 प्लस 15%, ये आ रहा आपका 1,72,500। तो नेट प्रॉफिट आ गया 77,750। तो इसकी पॉलिसी निकालते और बेटा स्टैंडिंग चार्जेस। तो स्टैंडिंग चार्जेस अभी कितने अपने, स्टैंडिंग चार्जेस यहाँ पर है आपका 1,72,500। 77,750 प्रॉफिट की और 172,500 स्टैंडिंग चार्जेस की, टोटल पॉलिसी की अमाउंट अपन निकालेंगे 2,50,250। ओके, लास्ट पॉइंट एफ, क्या कह रहा है लास्ट पॉइंट, इफ टर्नओवर एंड स्टैंडिंग चार्जेस विल इंक्रीज बाय 15%, मतलब सेल्स 15% से बढ़े और स्टैंडिंग चार्जेस भी 15, एंड वेरिएबल एक्सपेंस विल डिक्रीज बाय 10%, वेरिएबल एक्सपेंस की जो कॉस्ट है वो 10% से डिक्रीज हुई, बट ओनली 50% ऑफ द प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस आर टू बी इंश्योर्ड। 50% ऑफ द प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक, इस पे अपन तय करेंगे कितने का इंश्योरेंस कराना, उस पर बात करता हूँ वन बाय वन। पहले टर्नओवर कितने से बढ़ रहा है, 15%, चलो लिखो यहां पे 18 लाख प्लस 15% प्लस 15%, 20,70,000। सो 15,72,500, 15,72,500 प्लस 15%, ये बढ़ेगा बेटा। क्यों बढ़ा ये, क्योंकि सेल्स की क्वांटिटी बढ़ी तो वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बढ़े, लेकिन वेरिएबल एक्सपेंसेस की कॉस्ट पर यूनिट कम हुई 10% से, सो माइनस 10%, जैसे यहाँ किए थे ना -5%, वहां पे -10%। सो 15,72,500 प्लस 15% माइनस 10%, तो ये आता है आपका 16,27,538 करो, राउंड ऑफ 0.5 है तो 538 करा मैंने। सो 20,70,000 माइनस 16,27,538, ग्रॉस प्रॉफिट आया आपका 4,42,462। अब स्टैंडिंग चार्जेस भी वो 15% से बढ़ रहा है उसने बोला, तो 1,50,000 के स्टैंडिंग चार्जेस है प्लस 15% से बढ़ेंगे, इट विल कम 172,500। तो 4,42,462 माइनस 172,500, तो ये आ गया मेरा नेट प्रॉफिट 2,69,962, 2,69,962। ओके, तो आप बोले सर ठीक है 2,69,962 इतने का नेट प्रॉफिट आ गया और स्टैंडिंग चार्जेस का भी इंश्योरेंस कराते। स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, 1,72,500। अच्छा, क्या पूरे का कुछ नहीं बोला तो मैं पूरे का इंश्योरेंस निकाल लूंगा, लेकिन क्या कहा क्वेश्चन में, ओनली 50% ऑफ द प्रेजेंट होल्डिंग। तो प्रेजेंट होल्डिंग सर 1,50,000 की है इस साल स्टैंडिंग चार्जेस, अगले साल वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि कितना होगा बेटा, वो अगले साल एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम कि 172,500 होगा, लेकिन मुझे कहता है 50% बोलता अगर, तो मैं 172,500 का 50% इंश्योर्ड करा था, उसने मुझे सिर्फ 50% नहीं कहा, 50% ऑफ प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस। तो प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, 1,50,000 का 50%। अच्छा, तो यहां पे आएगा 75,000। अगर वो बोलता 50% ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस तो मैं 172,500 का 50% रहता, मगर उसने बोला 50% ऑफ प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस, तो इसीलिए मैंने प्रेजेंट स्टैंडिंग चार्जेस 1,50,000 उसका 75,000। तो प्रॉफिट मेरा आया 269,962, ये नेट प्रॉफिट, इसके अलावा स्टैंडिंग चार्जेस 75,000 जो हम इंश्योर्ड करा रहे उसको प्लस किया, तो ये आता है 3,44,962, 3,44,962, इसका हम इंश्योरेंस कराएंगे।
तो इंश्योरेंस अमाउंट, व्हाट इज अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. हाउ वी कैलकुलेट नेट प्रॉफिट? सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंस माइनस फिक्स एक्सपेंस, दिस इज नेट प्रॉफिट. और इसमें आप जितना भी इंश्योर्ड कराना चाहते हो उसमें ऐड करो तो अमाउंट ऑफ पॉलिसी टू बी टेकन आ जाएगा. बस वैसे कैलकुलेट करना है हमको. लेकिन हमने 6 तरीके से कैलकुलेट किए बेटा. पहले एक नोट लिखो, फिर भूल जाते हैं हम. नोट लिखो, ठीक है. नोट लिखेंगे बेटा यहाँ पे. अब आपने देखे ना सेल्स का हमने क्या अज्यूम करे, वो क्वांटिटी की वजह से बढ़ा. लिखो यहाँ पे, इट इज अज्यूम दैट increase in sales is it is assumed that increase in sale is considered as increase in sales quantity. Therefore, proportionate percentage increase in variable expenses. तो आपने क्यों सेल्स इन क्वांटिटी के, इसलिए प्रोपोर्शनेट परसेंटेज क्या, वेरिएबल एक्सपेंसेस भी बढ़े बेटा. ओके, नोट लिख लो. ओके, लिखिए बेटा. It is assumed that increase in sale is considered as increase in sales quantity. Therefore, proportionate percentage increase in variable expenses. Okay. तो इस तरीके से देखिए. अच्छा, सी केस में क्यों नहीं निकाले पॉलिसी? लॉस है ना, पहले ही बिजनेस डूब रहा है, नुकसान में, बंद कर दो पहले ही, उससे पहले कि आग लगे और बिजनेस बंद करना पड़े. तो ऑलरेडी लॉस है बेटा आपका, तो वहाँ पॉलिसी इसलिए आपने नहीं निकालेंगे. ठीक है. और हमने क्या देखे बेटा यहाँ पे, जैसा सोचना पड़ता है, ये कितना इंपॉर्टेंट है पार्ट एक्सप्लेन करें. अजम्पशन पे आंसर चेंज हो जाते हैं, लेकिन हमने अजम्पशन अपना लिख ली तो करेक्ट है वो. अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि हमने इसको वेरिएबल क्यों ट्रीट करे थे, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करे, क्योंकि वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस बोला, मतलब उसके अलावा और एक्सपेंस भी हो सकते थे ये. ओके, तो ऐसा सोचना पड़ता है. अगर आप ऐसे, ये इसी से आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगी. अब आप नेक्स्ट शुरू होंगे तो उससे पहले चीज ख्याल रखना बेटा, ये चैप्टर के सारे प्रैक्टिस ड्रिल के क्वेश्चन खत्म हो जाना चाहिए. और जो भी डाउट आता है मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपको 200% रिप्लाई करूँ. हो सकता है कभी इमीडिएटली ना कर पाऊँ, लेकिन जैसे मैसेज देखता हूँ मैं फिर रिप्लाई जरूर करूंगा बेटा. ठीक है. तो अब आप पहले प्रैक्टिस ड्रिल के सारे क्वेश्चन आप करो, फिर ही आप नेक्स्ट चैप्टर पे आओगे. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.